हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अपना चैप्टर 3 यानी सेक्शन 44 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना चैप्टर 4 यानी सेक्शन 45 स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर 4 किसके बारे में डील करता है? चैप्टर 4 अबैटमेंट से डील करता है। अब अबैटमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है और वो अपराध कैसे किया जाता है, ये सब हम अपने सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 हमारा सेक्शन 45 से स्टार्ट होकर सेक्शन 62 तक कवर करता है। अब हम इसको पूरे को डील करने वाले हैं कि अबैटमेंट कहाँ है और अगर ये अपराध किया जाता है तो इसकी पनिशमेंट क्या रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने अपना सेक्शन 45 स्टार्ट किया है। अब 45 में मैंने कुछ जो वर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट करके रखा है। आगे जो वर्ड्स इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आगे देखते रहेंगे। अब देखिए किसके बारे में करता है, ये बात करता है अबैटमेंट के बारे में। अब अबैटमेंट होता क्या है? देखिए, अबैटमेंट का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को कुछ गलत कार्य करने के लिए उकसाना, यानी जबरदस्ती उसको उकसाना, उससे कोई भी इलीगल काम कराना। अब देखिए सेक्शन 45 में कंडीशंस दी हैं कि 3 कंडीशन होती हैं। अगर 45 को हम डील करते हैं, किससे डील करते हैं? हम अपने आईपीसी से डील करते हैं। तो सेक्शन 45 आईपीसी में कहाँ था? सेक्शन 45 आईपीसी में हमारा 107 यानी 107 में था। अब ये कहाँ गया? अब ये हमारा बीएनएस 45 में आ गया। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि हमें आईपीसी का भी लर्न रहे और हमें बीएनएस का भी। देखिए इसका जो क्लॉज ए है 45 का, वो हमें क्या कहता है? इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, और यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उकसाना, किसी गलत काम को करने के लिए उकसाना यानी उसे इंस्टिगेट करना क्या कहलाता है? अबैटमेंट कहलाता है। अब इसमें बी, जो इसका क्लॉज बी है, वो क्या कहता है? इंगेज विद वन और मोर अदर देन पर्सन और पर्सन इन एनी क्रिमिनल एनी कॉन्स्पिरेसी, यानी अगर आप किसी षड्यंत्र का हिस्सा भी बन रहे हैं, एक या एक से अधिक व्यक्ति अगर किसका हिस्सा बन रहे हैं, किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो भी क्या करें? जिसका कारण ही क्या होगा? एक्ट और इलीगल ओमिशन, यानी जिसका उद्देश्य क्या है? या तो कोई गलत एक्ट करना या कोई गलत ओमिशन करना। तो ऐसी दशा में भी आपने क्या अपराध किया है? आपने अबैटमेंट का अपराध किया है। अब इसमें तीसरी कंडीशन आ जाती है इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, यानी तीसरी बात हो जाती है इसमें अवैध लोग द्वारा, यानी जानबूझकर। अगर आपको कोई चीज पता है कि ये चीज गलत है फिर भी आप उसको काम को करवा रहे हैं, यानी जानबूझकर करवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने क्या किया है? आपने अबैटमेंट का अपराध किया है। अब आप अगर इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप इसके नोट्स में आराम से लिख सकते हैं। सेक्शन 45 3 कंडीशन है अबैटमेंट की। पहली, उकसाना। दूसरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा होना जिसका उद्देश्य क्या है? गलत है। तीसरी, जानबूझकर किसी से कोई कार्य करवाना, यानी आपको पता है कि जो आप काम करवा रहे हैं वो इलीगल है बट फिर भी आप उसको करवा रहे हैं। तो ये 3 कंडीशन किसके बारे में? ये 3 कंडीशन अबैटमेंट के बारे में। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में 1 2 3 करके आप इन चीजों को लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए अब इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या कर लेते हैं? इन एक्सप्लेनेशन को एक बार डील कर लेते हैं। अ पर्सन हु बाय विलफुल रिप्रेजेंटेशन। अब विलफुल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले इसको समझ लीजिए। इसका होता है जानबूझकर मिथ्या निरूपण, मतलब कि जो बात आपको पता नहीं है या पता है फिर भी आप उसको गलत तरीके से या तो दिखा रहे हैं या छिपा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? विलफुल रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causing or precludes or attempt
to a cause because a thing to be done is said to instigate the doing of this thing. यानी कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर या तो कोई कार्य करता है, यानी उसको पता है, वो फिर भी छिपाता है या वो छिपाने का नाटक करता है और उस चीज को नहीं बताना चाहता, यानी जानबूझकर अगर वो कोई भी ऐसा करता है या उसको छिपा देता है, यानी बियॉन्ड टू डिस्क्लोज, उसको छिपा देता है। यानी देखिए, अगर जैसे कोई भी पुलिस ऑफिसर है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और आपको पता है वो जिस बंदे को ढूंढ रहा है वो बंदा कहाँ है, आप उसको नहीं बताते, तो आपने क्या किया कि आपको पता था फिर भी आपने उसको छुपा दिया, तो आपने किसका अपराध किया? आपने ओमिशन का अपराध किया है। इसी चीज को देखिए इलस्ट्रेशन से पढ़ लीजिए। A public officer is authorized by a warrant from a court to apprehend Z, यानी एक क्या है? पब्लिक ऑफिसर है, ऑथराइज्ड है बाय वारंट, यानी उसके पास वारंट है कहाँ का? कोर्ट का। क्या करने के लिए? Z को पकड़ने का। बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट Z, यानी बी जानता था, क्या जानता था? कि सी कौन है? सी Z नहीं है, यानी वो Z को पकड़ने के लिए आया था। ए से पूछता है कि Z कौन है, तो Z जो जानता था कि सी जो व्यक्ति है वो कौन नहीं है, वो Z नहीं है, पर फिर भी उसने क्या किया? विलफुली रिप्रेजेंट किया, यानी उसको झूठ बोलकर उसको रिप्रेजेंट किया कि हाँ जी, ये जो सी है ये ही Z है। टू ए एंड सी is Z and thereby intentionally causes, उसने क्या किया है? intentionally किया है, यानी वो जानबूझकर क्या किया है? उसने C को Z बताया है, तो उसने क्या किया है? उसने किसका अपराध किया? उसने अबेटमेंट का अपराध किया। देखिए, Here be abet by instigation the apprehension of C, यानी उसने क्या किया? उसने झूठ बोलकर C को फंसा दिया, किस चीज में? जो अपराध C ने किया ही नहीं। यानी ये इलिस्ट्रेशन हमसे कहता है, देखिए इसे इजी लैंग्वेज में समझिए। एक पुलिस ऑफिसर है, वो आता है वारंट लेके, किसको पकड़ने के लिए? Z को पकड़ने के लिए। बी से पूछताछ करता है, बी जो ये जानता है कि सी जो व्यक्ति है वो Z नहीं है, यानी वो ढूंढता रमेश को है, वो बता देता है कि जी जो सुरेश है ना यही रमेश है। अब इसमें क्या होता है? जो पुलिस ऑफिसर था वो क्या करता है? वो Z को पकड़ लेता है। तो अब उसने क्या किया? इसमें यहाँ पे उसने अबेटमेंट का अपराध किया। किसने किया है? बी ने, क्योंकि बी जानता था कि सी Z नहीं है। आई होप अब आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हमें क्या कहता है? whoever either prior or to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commissions of the act thereby एक मिनट thereby facilitate the commission thereof is said at the doing of this act, यानी कोई बात या तो किसी कार्य को किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए, यानी उसको पूरा करने के लिए। देखिए, इन्होंने जो स्पेशली वर्ड दिया है फैसिलिट, इसका मीनिंग होता है यानी किसी कार्य को जबरदस्ती पूरा करने के लिए, चाहे आपने तरीका क्या अपनाया हो, चाहे तरीका गलत ही अपनाया, शुक्र बनाने के लिए कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किया जाना कार्य जो उस कार्य को शुक्र बनाता है वो भी क्या कहलाता है? वो भी अबेटमेंट कहलाता है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आपने कोई गलत कार्य, आपको पता है कि जो कार्य हो रहा है वो क्या है? वो गलत है, यानी वो कानून की नजर में गलत है, और आप उसे फिर भी होने दे रहे, जानबूझकर होने दे रहे। आप चुप है, आपने किया कुछ नहीं, आप उस कंडीशन में क्या है? चुप है। यानी आपने क्या किया? आपने उस कार्य को शुक्र बनाया, यानी उस कार्य को पूरा होने दिया। तो ऐसी दशा में भी आपने क्या किया है? आपने अबेटमेंट का अपराध किया है। यह जरूरी नहीं है अबेटमेंट में कि आप अपने द्वारा ही, अपनी बॉडी के द्वारा ही किए। अगर आप किसी गलत कार्य को होते हुए देखते हैं और वहां भी चुप है तो वो भी क्या कर रहे हैं? आप अबेटमेंट का अपराध कर रहे हैं। आई होप आपको सेक्शन 45 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 46। अब सेक्शन 46 आपसे क्या कहता है इसके बारे में पढ़िए। अ पर्सन
abet an offense who abets either the commission of an offense or the commission of an act which done be an offense is committed by a person capable by law, अंडरलाइन कीजिए, कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, इसको भी अंडरलाइन कीजिए आप। कमिटिंग एन ऑफेंस, 1 मिनट में अभी आपको ये समझ आ जाएगा। विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज, किसके साथ? इंटेंशन और नॉलेज के साथ, एज दैट ऑफ द अबेटर। अब देखिए सेक्शन 46 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 46 कहता है अबेटर, यानी अभी तो आपने पढ़ा कि अबेटमेंट क्या होता है, यानी अबेटमेंट का अपराध कैसे होता है। यहाँ पे दिया है कि अबेटर कौन होता है। देखिए अबेटर वो व्यक्ति होता है जो सामने वाले को उकसा रहा है, जिसकी इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, कैपेबल बाय लॉ भी है, वो क्या कर रहा है, फिर भी कमिटिंग ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, वो क्या है, वो व्यक्ति क्या है, वो अबेटर है, यानी जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे किसी कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय और ज्ञान से हो जो दुष्प्रेरक का हिस्सा है। यानी अगर व्यक्ति जानता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। देखिए आपने इसको इजी लैंग्वेज समझिए, आपने एक्स से कहा कि जब वाई के घर चोरी का, अब वाई क्या करता है, आपके कहने पर, आपके उकसाने पर या तो चोरी करेगा या चोरी नहीं करेगा, दो ही तो कंडीशन होंगी। अगर वो चोरी करता है तो उसे चोरी का क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पर आप क्या, आप बेटर है, आपने क्या किया था, आपने एक्स वाई को क्या किया था, अबैट किया था। किसके लिए अबैट किया था? चोरी को करने के लिए। तो अबैटर कौन होता है? अबैटर वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को गलत काम करने के लिए इंटेंशन और नॉलेज के साथ क्या करता है, उकसाता है। आई होप ये चीज अब आपको समझ आ गई हो। अब इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन 1 आपसे क्या कहती है। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है द अबेटमेंट ऑफ द लीगल ओमिशन, इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट ऑफ एन ऑफेंस although the abetter may not himself be bound or to do एंड दिस एक्ट। यानी एक्सप्लेनेशन 1 आपसे क्या कहता है कि किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध हो या नहीं। यानी अगर आप किसी काम को चाहे जानबूझकर करवा रहे हैं, चाहे आप वो काम खुद नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, जानबूझकर किसी दूसरे से करवा रहे हैं, फिर भी क्या होंगे, आप अबैटमेंट के दोषी होंगे। देखिए इन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे दिया इलीगल ओमिशन, यानी किसी भी इलीगल काम को क्या करवा रहे हैं आप, किसी दूसरे व्यक्ति को उकसा रहे हैं। किस लिए उकसा रहे हैं आप, कि कोई गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर उकसाना भी क्या होता है, अबैटमेंट। भले ही क्या इन्होंने कहा मे नॉट बाय हिमसेल्फ, यानी चाहे आप उसको क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के द्वारा नहीं कर रहे, आप जो जानबूझकर क्या करवा रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से वो काम करवा रहे हैं, तो भी आपने क्या किया है, आपने अबैटमेंट का अपराध किया है। Explanation number 2, to constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा ये जो वर्ड है यही इसका पूरे का कीवर्ड है। इन्होंने क्या है, abated should be committed, यानी वो अपराध चाहे हो, इन्होंने यहाँ से समझिए अबैटमेंट इट नॉट नेसेसरी, यानी अबैटमेंट का जो आपने तो क्या किया, अबैट किया, बट ये नेसेसरी नहीं है कि सामने वाला वो एक्ट कर दे। अभी भी मैंने आपसे ऊपर यही कहा था कि आप तो दोषी होंगे, यानी जो अबैटर है, जो अबैटर है, जो उकसा रहा है, वो तो दोषी होगा। अब उसका ये मतलब नहीं है कि ये जरूर अबैटमेंट के अपराध में ये जरूरी नहीं है कि आपने अबैट किया और दूसरे ने वो कार्य किया, यानी शुड नॉट बी कमिटेड, वो चाहे उस काम को ना करे, तब भी आप किस चीज के दोषी होंगे, अबैटर किस चीज का दोषी हो, अबैटर अबैटमेंट के अपराध का दोषी होगा। क्योंकि देखिए इसको आप बहुत आसानी से समझिए,
इसका मतलब यह है कि देखिए ए ने ब को सह की हत्या के लिए उकसाया, यानी ए ने बी को क्या कहा कि तू सी की मर्डर कर दे। अब जो बी था उसको लगा कि शायद ये जो क्या कह रहा है ये वो सही नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने तो उसका मर्डर नहीं किया। अब जो बी था वो तो किसी अपराध का दोषी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो अपराध कमिट हुआ ही नहीं। बट जो ए था उसने तो अबैटमेंट किया है ना, किस चीज का अबैटमेंट किया है, बी को उकसाने का। और दैट इफेक्ट रिक्वेस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस शुड बी कॉस्ट, यानी ये इसमें जरूरी है ही नहीं कि आप जो अपराध करवाना चाह रहे हैं वो अपराध पूरी तरीके से हो, आपके द्वारा तो अपराध हो ही गया, यानी जो अबैटर है उसने तो अपना अपराध कर ही दिया। अब ये सामने वाले पर डिपेंड है, अगर वो अपराध करता है तो उस अपराध के लिए सजा का अधिकारी होगा, अगर वो अपराध कमिट नहीं करता तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। यही चीज इसके इलिस्ट्रेशन में दिया है, पढ़िए। आ इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, जो मैंने आपको ऑरली बता दिया। बी रिफ्यूज टू डू, यानी बी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ए ने क्या किया, इंस्टिगेट किया, किसको किया, बी को किया, किसके लिए किया, मर्डर के लिए किया। ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग, ए किस चीज का गिल्टी हो गया, अबैटिंग का हो गया। बी टू कमिट मर्डर, अगर बी जब होता, अगर बी मर्डर को कमिट कर देता तो बी तब होता, पर बी ने कुछ नहीं किया, तो बी क्या है, उस अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि बी ने क्या किया, रिफ्यूज किया। नेक्स्ट आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 3 हमें क्या कहती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबैटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ, क्या है वो, कैपेबल बाय लॉ to commit an offense, or that he should have the same guilty intention or knowledge, किस चीज के लिए, same guilty intention or knowledge as that two of the abettor or any guilty इंटेंशन और नॉलेज, यानी क्या इसमें ये थर्ड में क्या कहलाना चाहता है, थर्ड एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाते हैं जो सजा का पात्र है, यानी इंसेन है, क्या है वो, कैपेबल बाय लॉ, यानी वो तो कैपेबल ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं कि वह आप क्या कर रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए, इसको आप इजी लैंग्वेज में समझिए, यहाँ से समझिए, इट इज नॉट नेसेसरी, यानी ये जरूरी नहीं, दैट द पर्सन अबैटेड, यानी जिस पर्सन को आप अबैट कर रहे हैं, शुड बी कैपेबल बाय लॉ, यानी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, टू कमिटेड एन ऑफेंस, यानी अपराध को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, और दैट ही शुड हैव, और वो सेम इंटेंशन और क्या रखता हो, नॉलेज रखता हो कि आप जो अपराध उससे करवा रहे हैं उससे सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, दैट ऑफ द अबैटर ऑफ एनी गिल्टी और इंटेंशन, क्योंकि आपकी तो देखिए इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है तो इंसान है या क्या है, बच्चा है, तो दोनों की ही कंडीशन क्या होती है, दोनों की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो अपराध की जो अपराध की प्रकृति है उसको समझे। मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने, एक बच्चा है बी, उसको ड्रिंक में कुछ मिला के दिया और कहा जाइए आप इसे सी को दे दीजिए। अब वो तो छोटा बच्चा है, या तो वो छोटा बच्चा है या इंसान है, तो दोनों ही कंडीशन में देखिए अब ना तो उसे नॉलेज है ना उसकी इंटेंशन है, पर जो ए है उसकी नॉलेज भी है, उसकी इंटेंशन भी है, किसकी, सी को मारने की। अब वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है, या तो वो उसको देगा या नहीं देगा। अगर वो उसको दे भी देता है तो क्या वो तो बच्चा है या इंसान, और वो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास तो इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, वो अपराध की प्रकृति को ही नहीं समझता, तो उसको तो कोई सजा नहीं मिलेगी। बट हाँ, जिसने वो दिया है, यानी ए किस चीज का दोषी है, ए अबैटमेंट का दोषी है, क्योंकि उसी ने उस बच्चे के द्वारा, उस इंसान व्यक्ति के द्वारा वो अपराध करना चाहा है। ये कहता है हमें एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अब देखिए इसी को आप, इसके इलिस्ट्रेशन है, 4 इलिस्ट्रेशन है। ए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, 3 आप अपना बुक से पढ़िए, सेम ही है, तीनों की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है पर सेम ही होंगे। इससे क्या होता है, देखिए इलिस्ट्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बहुत सारे किस में पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी, और कई बार इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अब देखिए
इलिस्ट्रेशन ए क्या कहता है, ए विद अ गिल्टी इंटेंशन। देखिए इसमें पूरा पहला ही वर्ड क्या है, गिल्टी इंटेंशन, यानी ए की क्या है, गिल्टी इंटेंशन है। किस चीज की, अबाउट अ चाइल्ड और अ पर्सन अनसाउंड माइंड। मैंने अभी अभी आपको यही चीज ऊपर ओरल ही समझा दी थी। किस चीज की इंटेंशन है, अबैट यानी उसे एक बच्चे को या अनसाउंड माइंड व्यक्ति को क्या करता है, उकसाता है, टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, यानी एक अपराध करने के लिए क्या करता है, उकसाता है। इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटेड एन ऑफेंस, यानी अगर वो जो पर्सन है वो क्या है, कैपेबल बाय लॉ है और कमिट करता है ऑफेंस, एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, अगर उसके पास भी क्या है, सेम इंटेंशन है जो किसके पास है, ए के। हियर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट, यानी चाहे वो एक्ट हो और ना हो, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। अब देखिए इसमें एक कहना चाहता है कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो किसी ऐसे बच्चे से अपराध, ऐसे व्यक्ति से अपराध करता है, या तो वो अनसाउंड माइंड है यानी इंसेन है, या वो चाइल्ड है यानी जिसको अपराध की प्रकृति समझने की क्या है, शक्ति नहीं है, और ना ही वो लॉ को समझता है, यानी कैपेबल बाय लॉ। अगर उसको ये ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, ये अपराध है या नहीं, बट ना तो उसके पास क्या है, एक ही तरह इंटेंशन है और ना ही क्या है, नॉलेज है, यानी ना तो वो एक ही तरह नॉलेज रखता है कि जो वो कर रहा है वो अपराध है, ना उसको दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन है। तो क्या हुआ, अगर वो ऑफेंस कर दे या ना करे, यानी वो कमिटेड हो और नॉट, दोनों ही कंडीशन है कि या तो वो ऑफेंस करेगा उकसाने पर या नहीं करेगा। अगर कर देता है तो भी और नहीं करता तो भी, वो इंसान है या बच्चा है, उसने तो कोई अपराध नहीं किया, बट एक गिल्टी होगा, किस चीज का गिल्टी होगा, अबैटमेंट का, क्योंकि उसका ही में अपराध है, उसने अबैट किया है, यानी उसी ने उकसाया था, किसको, या तो बच्चे को या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को, कि आप जाओ और ये अपराध करो। तो ए तो दोषी होगा, उसमें बी या चाहे वो चाइल्ड है, इंसान व्यक्ति, उसका कोई दोष नहीं होगा। ये आपको इलस्ट्रेशन कहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन नंबर 4 पर। अब हमारी एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या कहती है, इसको पढ़ लीजिए। इसमें कहते हैं द अबेटमेंट ऑन एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। इसमें कहता है उकसाने वाले को उकसाना भी एक अपराध है। देखिए पहले ही कहा है इसने, अबेटमेंट of an offense being an offense, the abatement of such as abatement। इसमें क्या हो रहा है, देखिए अबेटमेंट 2 बार हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इस चीज को आप समझिए, बहुत आसान है। इलिस्ट्रेशन भी जो मैं आपको ओरल पढ़ा रही हूँ वही इलिस्ट्रेशन कहता है। ए एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, बी को उकसाया कि तू जा भाई सी के घर में चोरी कर। अब सी क्या करता है, सी डी को उकसाता है, भाई तू जा और उसके घर में चोरी कर। अब ए ने किसे उकसाया, बी को, बी ने किसे उकसाया, सी को, यानी ये जो दोनों ही व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति क्या हैं, ये दोनों ही व्यक्ति अबेटमेंट के दोषी हैं। यही चीज आपके इलस्ट्रेशन में पढ़ लीजिए। ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी अकॉर्डिंग इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, यानी ए ने किसको इंस्टिगेट किया, बी को, किसके लिए, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने किसको करा, फिर से जेड को, किसके लिए, सी कमिट एन ऑफेंस, यानी एक व्यक्ति एक ही ऑफेंस को अगर बार बार रिपीट किया जा रहा है, यानी आपने किस, ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, सी ने डी से कहा, और दो उन्होंने मिलकर किसी ई नाम के व्यक्ति को मार दिया, तो जिसने मारा है, यानी अगर डी ने मारा तो ए बी और सी उनको भी वही सजा मिलेगी जो किसे मिली है, जो बी को मिली है। देखिए ए इज आल्सो लाइबल टू सेम पनिशमेंट, यानी उसको भी सेम ही सजा मिलेगी, क्यों, क्योंकि क्या किया था, शुरुआत उसी ने की थी, किस चीज की, अबेटमेंट की। अब इसमें बी इज लाइबल टू पनिश फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। अब देखिए क्या किया है यहाँ पे, बी ने तो ऑफेंस कर दिया, किस चीज का कर दिया, बी, जब ए ने उकसाया और उसे सी ने भी उकसाया तो बी ने क्या किया, जाके जेड को मार दिया, तो बी को तो पनिशमेंट किसकी मिली, मर्डर की, बट आगे इसमें दिया है
A instigated B to commit an offense, A is also liable to same punishment. यानी A ने ही क्या किया था, इंस्टिगेट किया था, किसको किया था, B को किया था, क्यों किया था, कमिट एन ऑफेंस यानी मर्डर करने के लिए। यानी जो सजा B को मिलेगी वो ही सजा A को मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, इंस्टिगेट किया गया था, यानी जबरदस्ती उकसा के ये कार्य करवाया गया था। ये आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहता है कि अगर अबेटमेंट रिपीटेड भी हो रहा है, वहां भी ये नहीं है कि जिसने किया सिर्फ उसे सजा मिलेगी, नहीं, जिसने अबेट किया था यानी जिसने उकसाया था, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो, सभी को सेम ही पनिशमेंट मिलेगी जो मारने वाले, मारने की हो या चोरी की हो या रॉबरी की हो, यानी आपने जो भी अपराध करा है जो BNS के अकॉर्डिंग अपराध है, तो आपको वही सजा मिलनी है, उस व्यक्ति को वही सजा मिलेगी जो BNS में उस अपराध की सजा दी गई है। ये कहता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर, एक्सप्लेनेशन 4 का इलस्ट्रेशन आपको बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पे। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 5 हमसे क्या कहती है, It is not necessary to commission of the offense of abatement by conspiracy that abater should concert the offense with the person who committed it. एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कि साजिश के जरिए उकसाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उकसाने वाला व्यक्ति उस जगह मौजूद हो। यानी एक व्यक्ति का ये जरूरी नहीं है कि जब वो साजिश हुई है वो भी वहां मौजूद हो। अगर वो बाय फोन या कहीं भी अदर, चाहे कंट्री से बाहर हो या कंट्री के भी किसी पार्ट में रहकर, अगर वो साजिश का हिस्सा है, इन्होंने सीधे सीधे कहा, हाईलाइट कर लीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी, एक सेकेंड, नॉट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज अबेटमेंट बाय ए कॉन्स्पिरेसी। यानी क्या है, अगर वो एक षड्यंत्र को रच रहे हैं तो इसके लिए वो जरूरी नहीं कि वो उसी जगह मौजूद हो। द अबेटमेंट शुड कंसर्ट द ऑफेंस, अगर उसने क्या किया, उस अबेटर उस का किस चीज का, उस अबेटमेंट के अपराध का क्या है, पार्ट भी है, और वो कमिट करता है उस अपराध को, तो भी क्या होगा, वो क्या होगा, वो उस षड्यंत्र का हिस्सा भी होगा और वो अपराध का दोषी भी होगा। देखिए इन्होंने कहा सफिशिएंट इफ इज इंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी, यानी वो क्या है, उस कॉन्स्पिरेसी में इंगेज है, यानी वो भी उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। अब इसको आसान शब्दों में समझिए। इसका आसान शब्दों में समझने का मतलब ये है कि कॉन्स्पिरेसी, जो अबेटमेंट का अपराध हो रहा है, उसमें ये जरूरी नहीं कि जो अबेटमेंट कर रहा है वो उसी जगह जहां अपराध हुआ है वहां मौजूद होना उसका नेसेसरी नहीं है। अगर वो कहीं दूर बैठकर भी उस षड्यंत्र का यानी उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनता है और वो क्या करता है, दूर रहकर भी उसमें इंगेज रहता है उस कॉन्स्पिरेसी में, तो भी वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने वहां रहकर वो अपराध किया है। यही सब इस इलस्ट्रेशन में बताया गया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये था आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 5। आई होप अब आपको सेक्शन 46 यानी अबेटर कौन होता है, उसकी कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशन हमने बहुत अच्छे से डील कर लिए। एक एक वर्ड को पढ़ लिया है कि अबेटर कौन होता है, अबेटर किन कंडीशन में अबेटर कहलाएगा, वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, अपने नोट्स बनाते जाइए, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 47। इसको देखिए, सेक्शन 47 आपसे क्या कहता है। सेक्शन 47 की बात करें तो ये सेक्शन 47 कहाँ था, अभी हमने 46 पढ़ा। 46 हमारा IPC में 108 यानी 108 में था। सेक्शन 47 हमारा 108A यानी 108A IPC से डील करता है और BNS में 47। ये क्या कहता है हमसे, 47 कहता है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, यानी भारत से बाहर रहकर भारत में दुष्प्रेरण। अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस विद द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, यानी जो इस संहिता के अंदर अपराध है
मीनिंग ऑफ दिस संहिता का मतलब होता है कि जो हमारी इसके अंदर अपराध है, चाहे वो चोरी है, डकैती है या कुछ भी है, कोई भी इस तरह का अपराध जो हमारी संहिता के अंदर अपराध है, अगर उसका अबैटमेंट भारत से बाहर रहकर हो रहा है तो वो क्या होगा, वो भारत में ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे वो अपराध भारत में रहकर हुआ है। यही इन्होंने दिया है, पढ़ लीजिए। अबैट द कमीशन ऑफ एन एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, पढ़ लीजिए, विदाउट एंड बियॉन्ड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट आपका कीवर्ड है, विच वुड कंसिस्ट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, यानी वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे ये अपराध कहाँ हुआ है, भारत में रहकर हुआ है, और उसको वैसे ही क्या किया जाएगा, वैसे ही उसको डील किया जाएगा, उसको वैसे ही सजा दी जाएगी जो उस अपराध की हमारी संहिता ने हमारे बीएनएस में बताई गई है। इसको ये इसका क्या मतलब था, अबैटमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के अंदर ऑफेंस का होना, कैसे, आउटसाइड इंडिया यानी भारत से बाहर रहकर भारत में अपराध होना। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेन कंट्री एक्स टू कमिटेड अ मर्डर दैट इन दैट कंट्री, कहाँ, दैट इन दैट कंट्री यानी जहां वो रह रहा है वहां वो उससे मर्डर करवाता है। ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग मर्डर, तो ए किस चीज का दोषी पाया जाएगा, ए गिल्टी पाया जाएगा मर्डर का, क्योंकि चाहे उसने बाहर से बाहर करवाया मर्डर, पर करवाया तो है ना भारत में रह के करवाया, तो वो क्या करवाया, उसने मर्डर करवाया, तो ए भी किस चीज का गिल्टी होगा, मर्डर का गिल्टी होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सेक्शन 48, ये कहता है अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। अब 48 के हमसे क्या कहता है, 48 अगर आप कहें कि आईपीसी में कहा था, तो ये आईपीसी में था ही नहीं। ये जो सेक्शन 48 है ये हमारा न्यू सेक्शन है, जो हमारा कहाँ है, जो हमें बीएनएस में दिया गया है। ये सेक्शन हमारा उसमें डील नहीं करता था, किसमें, हमारी जो हमारी आईपीसी थी उसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं था, ये हमारा न्यू सेक्शन ऐड किया गया। अब ये क्या कहता है, भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, यानी भारत से बाहर रहकर भारत में अपराध करवाना। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि भारत में रहकर भारत से बाहर अपराध करवाना, अब भारत से बाहर रहकर भारत में अपराध कराना, यानी दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ है, अबैटमेंट हुआ है, चाहे अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया हो या अबैटमेंट इन इंडिया और आउटसाइड हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो ऑफेंसिव माना जाएगा। अब देखिए इसमें दिया इन्होंने, अ पर्सन अबैट एन ऑफेंस विद द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, सेम ही है, जो इस संहिता के अंदर अपराध दिए गए हैं वो अपराधी माने जाएंगे, चाहे वो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया हो, चाहे वो इंडिया से में रहकर या इंडिया से बाहर रहकर हों। अबैट द कमीशन ऑफ एन एक्ट इन इंडिया विच इज वुड कंसिस्ट एन ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया, यानी वो ऐसे ही माने जाएंगे जैसे ये अपराध कहाँ हुआ हो, ये अपराध आपका भारत में रहकर ही हुआ हो। चाहे तो आप भारत में रहकर भारत से बाहर अपराध करवाइए, वो भी क्या माना जाएगा कि वो अपराध भारत में हुआ, चाहे भारत से बाहर रहकर आप भारत में अपराध करवाइए, दोनों ही कंडीशन में वो ऐसे डील किया जाएगा जैसे आपने वो अपराध कहाँ किया हो, भारत में रहकर किया हो, और उस अपराध की आपको वही सजा मिलेगी जो सजा हमारी संहिता यानी हमारी बीएनएस में उस अपराध की दी है, चाहे वो रॉबरी है, मर्डर है, डकैती है या कोई भी अदर ऑफेंस जो बीएनएस के अंदर दिया गया। ये था आज का हमारा लास्ट सेक्शन यानी हमारा सेक्शन 48। आज हमने अबैटमेंट के 4 सेक्शन डील किए, 45, 46, 47 और 48। अब इससे आगे का हम कहाँ डील करेंगे, इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। चैप्टर को हम इसे थोड़ा स्लोली चल रहे हैं, वो इसलिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, वर्ड टू वर्ड क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर मैं एक ही साथ आपको सारा पढ़ा दूँ तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।